हाय, सभी को मेरा प्रणाम। क्या आपको ये पता है कि जनवरी 2025 से लेकर के मार्च 2025 तक, आज की डेट तक, दुनिया की ऐसी 30 से ज़्यादा जगह हैं, जहाँ पर लोग एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को फेस कर रहे हैं। और उसमें जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस है, उसमें है सी लेवल राइज़, आइस मेल्टिंग, ग्लेशियर मेल्टिंग जिसको हम बोलते हैं, देन फॉरेस्ट फायर्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, हीट वेव्स। और ये सारी की सारी सिचुएशन जो है, ये मानव जनित सिचुएशंस है। इस कारण से हम इनको एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। ये एक्सट्रीम सिचुएशंस जो है, वो लोग इसलिए फेस कर रहे हैं क्योंकि पूरी की पूरी धरती का क्लाइमेट जो है वो चेंज हो गया है और रैपिडली चेंज होते जा रहा है। मगर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो लोग ये सोचते हैं कि दुनिया आज सिर्फ क्लाइमेट चेंज फेस कर रही है, वो लोग पूरी तरह से गलत हैं। क्योंकि आज खासतौर से भारत में ये भ्रांति फैली है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। मैं कहीं भी जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, वो बोलते हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज तो हो ही रहा है, मगर क्लाइमेट चेंज के साथ-साथ बायोडायवर्सिटी लॉस और ग्लोबल पॉल्यूशन, ये 2 चीज़ें और हो रही हैं। और इन्हीं 3 चीज़ों को मिला के हम बोलते हैं ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस, जो कि यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये यूएन की एक संस्था है जो कि क्लाइमेट और एनवायरनमेंट के ऊपर काम करती है। ये फ्रेमवर्क उसने एस्टैब्लिश किया है। तो ये बोलना पूरी तरह गलत होगा कि सिर्फ क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और ये बोलना सही होगा कि द वर्ल्ड इज फेसिंग द ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस। दुनिया आज ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस से गुजर रही है। और इसको सपोर्ट करने के लिए प्रोफेसर जॉन रॉकस्ट्रॉम है, जो कि क्लाइमेट रेजिलियंस, स्टॉकहोम क्लाइमेट रेजिलियंस सेंटर के चीफ साइंटिस्ट हैं। उनकी टीम ने एक हमको 9 प्लैनेटरी बाउंड्री फ्रेमवर्क दिया है, जो कि इस ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस के फ्रेमवर्क को सपोर्ट करता है और ज्यादा मजबूत बनाता है। तो आज का जो डिस्कशन है, वो मैं आपको उसमें 3 चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली चीज होगी, सॉरी, ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस। दूसरी चीज होगी 9 प्लैनेटरी बाउंड्री फ्रेमवर्क। और इन दोनों का रिलेशन एनिमल एग्रीकल्चर के साथ क्या है, हम इस चीज के ऊपर विस्तृत चर्चा आज करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि आप इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाएं। तो आइए हम देखते हैं कि ये 3 चीजें क्या-क्या हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, दुनिया की ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पर एक्सट्रीम वेदर सिचुएशंस हो रही हैं। कहीं पर फ्लड्स आया है, तो कहीं पर हैवी रेनफॉल हो गई है, तो कहीं पर फॉरेस्ट फायर्स हो गया है, तो कहीं पर ट्रॉपिकल साइक्लोन आया है, तो कहीं पर बायोलॉजिकल पैंडेमिक हुआ है। ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हुई हैं, और ये सब हुआ है जनवरी, फरवरी और मार्च 2025 के महीने में ही। और रैपिडली होता जा रहा है, कंटिन्यूअसली होता जा रहा है, और इसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई है। तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि इसमें कोई भी कॉन्टिनेंट अछूता नहीं है। लगभग सारे कॉन्टिनेंट्स में कुछ ना कुछ ऐसी जगह है जहां पर कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं बीती हैं। और ये तो सिर्फ वो चीज है जो कि येलो डॉट स्टूडियो ने रिकॉर्ड करके भेजा है। ऐसी बहुत सारी और भी जगह हो सकती है जो कि हमारे संदर्भ में नहीं आई हो, जिनसे हम अनभिज्ञ हैं। ऐसी और भी जगह पर हो सकती है जहां पर एक्सट्रीम वेदर सिचुएशंस को लोग फेस कर रहे हैं। और यदि हम भारत की बात करें, तो भारत के ऐसे भूभाग जहां पर हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि मार्च के महीने में रेनफॉल होगी या इस टाइप का कुछ होने वाला है। ऐसे भूभाग जैसे राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, और उत्तर प्रदेश के कुछ पार्ट्स हो गए, वहां पर रेनफॉल का एक प्रिडिक्शन किया है आईएमडी ने, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने। और ऐसी बहुत सारी और दूसरी जगह है जहां पर हीट वेव मई और जून के महीने में आती थी, वो मार्च के महीने में ही इतनी ज्यादा हीट वेव आ गई, 40 डिग्री तक तापमान जा रहा है भारत में। तो अब जैसे अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये जो सब चीजें हो रही है, ये 2025 में ही हो रही है, और ये कोई भी न्यूज चैनल आपको नहीं बता रहा है, क्योंकि इसमें उनको इकोनॉमिक लॉस दिखता है। तो आज का जो डिस्कशन है वो ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस है, 9 प्लैनेटरी बाउंड्री फ्रेमवर्क, और उनका, ये दोनों का रिलेशन एनिमल एग्रीकल्चर के साथ क्या है, ये उस चीज के ऊपर आज डिस्कशन होने वाला है।
तो मैं इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस को सबसे पहले अपना धन्यवाद दूंगा। तो मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि डिड यू नो एनीथिंग अबाउट द ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस? द वर्ल्ड इज फेसिंग द ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस। जो लोग ऐसा बोलते हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो लोग पूरी तरह से गलत हैं। द वर्ल्ड इज गोइंग ऑन द ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस। तो ये ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस क्या है? तो इस ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस में सबसे पहला चीज जो आती है वो आता है बायोडाइवर्सिटी लॉस, विच इज द एक्सेलरेटिंग ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन। जितने भी सारी स्पीशीज हैं वो सब एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। अभी अभी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार हमने पिछले 100 या 200 सालों में 70% से ज्यादा आबादी जो है वाइल्ड लाइफ स्पीसीज की वो एक्सटिंक्ट कर दी है, और ये सब हमारे कारण हुआ है। दूसरी चीज जो आती है वो है क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज का ये मतलब होता है कि ग्लोबल राइजिंग टेम्परेचर, एक्सट्रीम वेदर सिचुएशंस, और इससे रिलेटेड जितनी भी चीज हो रही है वो क्लाइमेट चेंज के अंडर में आती है। और जो तीसरी चीज आती है दैट इज द ग्लोबल पॉल्यूशन, और इसमें एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन और जितने भी प्रकार के पॉल्यूशन है वो सब आते हैं। सो द वर्ल्ड इज फेसिंग द ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस। और ये ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस जो है ये यूएनएफसीसीसी ने इस्टेब्लिश किया है इसका फ्रेमवर्क। एंड यूएनएफसीसीसी इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, विच इज अ ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग अंडर द यूनाइटेड नेशंस। तो ये तीन जो है ये ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस है: क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड ग्लोबल पॉल्यूशन। सो नाउ व्हाट इज द 9 प्लैनेटरी बाउंड्री फ्रेमवर्क? तो 9 प्लैनेटरी बाउंड्री फ्रेमवर्क है जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हमको स्टॉकहोम रेजिलियंस सेंटर ने दिया है। तो 9 प्लैनेटरी बाउंड्री फ्रेमवर्क जो है वो एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि क्रिटिकल अर्थ सिस्टम से रिलेटेड हमको कुछ बातें बताता है, और उसने एक ऐसा फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश किया है जिसमें कि बाउंड्रीज हैं अलग अलग। तो आइए हम देखते हैं वो क्या है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट आर द 9 प्लैनेटरी बाउंड्रीज। 9 प्लैनेटरी बाउंड्रीज क्या होती हैं? तो उसमें सबसे पहले आता है क्लाइमेट चेंज, देन वी हैव द बायोडाइवर्सिटी लॉस, देन वी हैव द लैंड सिस्टम चेंज, देन वी हैव द फ्रेश वाटर यूज, बायो जियोकेमिकल फ्लोज, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन एंड फास्फोरस साइकिल्स, ocean acidification, atmospheric aerosol loading, novel entities and stratosphere ozone depletion। ये 9 प्लानिटरी बाउंड्रीज है। बेसिकली आप बोल सकते हैं कि ये 9 वेरिएबल्स हैं, ओके। और इन वेरिएबल्स की एक सर्टेन लिमिट है कि यदि वो उस लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं तो फिर खतरे की घंटी बजती है। तो आइए देखते हैं कि ये क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसको एस्टेब्लिश किसने किया है। तो एक प्रोफेसर जॉन रॉकस्ट्रॉम है जो कि एक बहुत ही लर्नेड और बहुत ही वेल एस्टेब्लिश्ड एंड वेल डेकोरेटेड क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं, जो कि स्टॉकहोम क्लाइमेट रेजिलियंस सेंटर के हेड भी हैं। तो उन्होंने और उनकी टीम ने ये डेवलप किया है 9 प्लैनेटरी बाउंड्री फ्रेमवर्क, और उसके अलावा विल स्टीफन जो है उन्होंने इसको और आगे बढ़ाया है। और इसको मॉनिटर करने के लिए बहुत सारी एजेंसीज हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। स्टॉकहोम रेजिलियंस सेंटर खुद है, उसके अलावा इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ये भी है, फिर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम भी है, यूएनईपी, इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव भी है, ग्लोबल फ्रेश वाटर पार्टनरशिप, और ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इसको सपोर्ट करते हैं, जो कि इसको हेल्प करते हैं और इसका डाटा एनालिसिस करने में इनकी मदद करते हैं। तो आइए समझते हैं कि 9 प्लैनेटरी बाउंड्री फ्रेमवर्क क्या है। तो सबसे पहले इसमें जो आता है वो आता है क्लाइमेट चेंज। तो जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि ग्लोबली जो टेम्परेचर है पूरी दुनिया का, पेरिस एग्रीमेंट के अनुसार वो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट होना चाहिए, बट आज की डेट पे वो और ज़्यादा होते जा रहा है, और 2024 के बहुत सारे महीने और इंक्लूडिंग जनवरी 2025 और फरवरी 2025 ये 1.5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही रहे हैं अप्रोक्सीमेटली। So, what is climate change? तो climate change is the exceeding limit with the increasing anthropogenic carbon dioxide level, और इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के कारण जो धरती में हीट और ज्यादा धरती पे ही इनकैप्सुलेट होती जा रही है, धरती पे ही वो रह रही है, वो धरती के एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जा पा रही ग्रीन हाउस गैसेस के कारण, उसके कारण ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है। द सेकेंड वन इज द बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस जो हो रहा है दैट इज द मोस्ट डेंजरस थिंग विच इज हैपन।
और आप ये दोनों फिगर्स में आप ऐसा देख सकते हैं कि जो ग्रीन कलर का पोर्शन है वो एक टॉलरेबल लिमिट थी, और क्लाइमेट चेंज ने भी वो लिमिट क्रॉस कर दी है, और बायोडाइवर्सिटी लॉस ने भी वो लिमिट क्रॉस कर दी है। अभी जो ऑरेंज वाला पोर्शन है वो आपको क्रॉस्ड लिमिट बता रहे हैं कि कितना ज्यादा हमने क्लाइमेट चेंज कर दिया है ऑलरेडी, और कितना ज्यादा हमने बायोडाइवर्सिटी लॉस कर दिया है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार हमने 70% से ज्यादा स्पीशीज को एक्सटिंक्ट कर दिया है, और उससे भी जो बाकी की बची 30% स्पीशीज है उनको हमने एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा। द नेक्स्ट प्लानिटरी बाउंड्री फ्रेमवर्क इज द लैंड सिस्टम चेंज। और लैंड सिस्टम चेंज क्या है? तो लैंड सिस्टम चेंज का मतलब होता है कि अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक फॉरेस्ट का एरिया है, दिस इज अ प्योर नेचुरल लैंड। अब इसमें यदि हम किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट, किसी भी प्रकार का एग्रीकल्चर या एग्रो फॉरेस्ट्री या इस टाइप का कुछ भी करते हैं, सो दैट फॉल्स अंडर द लैंड सिस्टम चेंज। अब लैंड का खुद का एक सिस्टम होता है। यहाँ पर जैसे ये सॉइल है, सॉइल की खुद की मैकेनिक्स है, पेड़ पौधों की खुद की मैकेनिक्स है। तो लैंड में जितनी भी सॉइल है उसके अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स है, बहुत सारे जीव जंतु हैं, वो इस सॉइल को जीवित रखते हैं, वो इस सॉइल को ऐसा बनाते हैं ताकि ये सॉइल जो है इसकी फर्टिलिटी मेंटेन रहे और इसका जो ग्राउंड वाटर है वो सेफ रहे। बट हमने इस लैंड सिस्टम को ऑल्टर कर दिया है पूरी तरह से, और इस लैंड सिस्टम का भी जैसा कि आप देख सकते हैं, इस लैंड सिस्टम का भी जो टॉलरेबल लिमिट थी उसको हमने क्रॉस कर दिया है। जो नेक्स्ट प्लानिटरी बाउंड्री है वो है फ्रेश वाटर यूज, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये प्लानिटरी बाउंड्री भी हमने ट्रांसग्रेस कर दी है, हमने क्रॉस कर दी है। और मैं आपको बताना ये चाहूंगा कि रिसेंट रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया की 1/4 पॉपुलेशन, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 बिलियन ह्यूमन पॉपुलेशन को फ्रेश वाटर नहीं मिल पा रहा है। और ये बड़ी एक विकट स्थिति है कि लोग जी कैसे रहे हैं और लोगों को फ्रेश वाटर कहाँ से मिले और ये फ्रेश वाटर कहाँ से आए। ये एक बहुत विकट समस्या इस पूरे पृथ्वी और हमारे सामने खड़ी हो गई है। जो नेक्स्ट प्लानिटरी बाउंड्री है वो है बायो जियो केमिकल फ्लोज, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा ट्रांसग्रेस हो चुकी है। और ये बायो जियो केमिकल फ्लोज जो है ये मेनली होता है केमिकल फर्टिलाइजर्स और केमिकल पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स के यूज से। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो बेसिकली एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के वजह से होता है। तो उनमें से भी मेनली जो नाइट्रोजन और फास्फोरस है, जब ये और इनके कंपाउंड जो है जब ये रिवर्स में जाके मिलते हैं, लेक्स में जाके मिलते हैं और फाइनली जब ओशंस में जाके मिलते हैं, तो वो उस पूरे ओशन और पूरे रिवर्स को कंटेमिनेट करते हैं और उन ओशंस और रिवर्स में डेड जोन्स बन जाते हैं। डेड जोन का मतलब ये होता है कि उसमें कोई भी बायोडाइवर्सिटी, उसमें कोई भी जीव जंतु, कीटाणु जीवित नहीं रह सकता है और वो पानी जो है वो पीने लायक भी नहीं रहता है। तो ये प्लानिटरी बाउंड्री जो है बायो जियो केमिकल फ्लोज, ये भी हमने एक्सीड कर दी है। और इसका जो सबसे बड़ा रिजल्ट होता है वो ये होता है कि बायो जियो केमिकल फ्लोज जो है उसने हमारी कार्बन साइकिल को, उसने हमारी नाइट्रोजन साइकिल को, उसने हमारी वाटर साइकिल को और उसने दूसरी जितनी भी साइकिल्स चलती हैं जो कि हमारे पूरे सिस्टम को बैलेंस में, हमारे पूरे सिस्टम को बोला जाए सस्टेनेबल रखती हैं, उसने इस सब साइकिल्स को डिसरप्ट करके रख दिया। तो जो नेक्स्ट प्लानिटरी बाउंड्री है वो है ओशन एसिडिफिकेशन। और ओशन एसिडिफिकेशन जो हो रहा है वो भी बायो जियो केमिकल फ्लोज के कारण ही हो रहा है। और एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का जब वाटर के साथ इंटरेक्शन होता है, चाहे वो रिवर का वाटर हो, चाहे वो मरीन इकोसिस्टम का वाटर हो, चाहे वो समुद्र का वाटर हो, जब वो उसके साथ इंटरेक्ट होता है तो उसमें जो डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड है वो बढ़ जाती है और उसके कारण वहां पर जितने भी कोरल रीफ्स है, शेलफिश है और जितने भी इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल जो बैलेंस है उस पूरे मरीन इकोसिस्टम का, वो लॉस हो जाता है और वहां पर भी डेड जोन बनते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ओशन एसिडिफिकेशन जो है वो ऑन द वर्ज है ट्रांसग्रेस होने के, और इसको यदि हमने नहीं बचाया तो हमारी पूरी की पूरी मरीन बायोडाइवर्सिटी और पूरी की पूरी मरीन इकोसिस्टम और मरीन इकोलॉजी में बहुत बड़ा एक खतरा मंडरा रहा है। तो जो नेक्स्ट प्लानिटरी बाउंड्री है वो है एटमॉस्फेरिक एरोसॉल लोडिंग। अब एरोसॉल्स जो होते हैं वो क्लाउड्स के साथ मिल करके उनकी जो एक्टिविटी है वो कम कर देते हैं और क्लाउड्स का प्रेसिपिटेशन जो है वो उसके रेट को कम कर देते हैं।
तो एरोसॉल्स का जो मेन सोर्सेज है वो है फॉसिल फ्यूल बर्निंग, वो है जो हम पराली जलाते हैं या इस टाइप के जो भी कुछ हम कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स को जब हम जलाते हैं तो वो जो है वो एरोसॉल्स के एक मेन सोर्स रहते हैं। और बताना मैं ये चाहूँगा कि आईपीसीसी की रिपोर्ट्स के अनुसार नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो क्लाउड के जो सिस्टम है वो इस एरोसॉल ने बहुत हद तक के डिसबैलेंस कर दिए हैं, और उसके कारण जो हमारी मॉनसून्स की जो साइकिल्स है पूरी दुनिया में वो डिसरप्ट हो गई है। वो अब वैसी नहीं रह गई है जैसे कि आज से 50 साल पहले 100 साल पहले हुआ करती थी। तो एक जगह पर ऐसा है कि एरोसॉल जो है वो सनलाइट को वापस से ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट कर देते हैं और वो इस धरती के टेम्परेचर को मेंटेन रखने में सहायक है। बट दूसरी तरफ हम ये देखें कि यदि एरोसॉल की मात्रा यदि बढ़ जाती है तो वो ऐसे खतरे भी क्रिएट कर सकते हैं जिनको हम बोलते हैं मॉनसून साइकिल डिसरप्शन। तो एरोसॉल को भी हमें लिमिट करना और उनको उनका बढ़ता हुआ रेट को हमें कम करना, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। द नेक्स्ट प्लैनेटरी बाउंड्री इज स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लीशन। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यूनाइटेड नेशंस ने बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए हैं क्लाइमेट और एनवायरनमेंट को लेकर के, बट जो सबसे बढ़िया तरीके से जो प्रोटोकॉल या जो प्रोग्राम चला है यूनाइटेड नेशंस का वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और उस प्रोटोकॉल के कारण जो आज की डेट में CFCs मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो आज की डेट में लगभग पूरी तरह से बंद हो चुके हैं, और उसके कारण ओजोन लेयर जो है वो धीरे धीरे रेप्लेनिश हो रही है। और 2024 के अनुसार ओजोन होल जो है वो धीरे धीरे बंद हो रहा है। तो ओजोन होल का भी बंद होना ये हमारे लिए सिग्निफिकेंस रखता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये प्लैनेटरी बाउंड्री भी ट्रांसग्रेस नहीं हुई है, और इसका जो रेट ऑफ इंक्रीज है ये हमें कम करना है। हमें ये प्रयास करना है कि ओजोन होल जो है वो जितनी जल्दी से जल्दी भर जाए, और साल के जितने महीने में ओजोन होल दिखता है वो आने वाले सालों में ओजोन होल हमें ना दिखे, हमें ये प्रयास करना है। तो नेक्स्ट प्लैनेटरी बाउंड्री है वो है नोवेल एंटिटीज। और नोवेल एंटिटीज से हम ये समझते हैं कि जो भी कोई सब्सटेंसेस, जो भी कोई चीजें हमको प्रकृति ने नहीं दी है, जो भी कोई चीजें हमारे द्वारा क्रिएटेड है, ह्यूमंस के द्वारा क्रिएटेड है, वो सारी एंटिटीज नोवेल एंटिटीज में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, फॉर एग्जाम्पल केमिकल्स, फॉर एग्जाम्पल अदर काइंड्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स, ये जितनी भी सारी चीजें हैं ये सब नोवेल एंटिटीज के अंदर में आती हैं। और इनका ये जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो ये न्यूट्रलाइज हम नहीं कर पाते, इनको हम पूरी तरह से रिसाइकिल या उसको बोले जाए कि जो हमारी सर्कुलर इकोनॉमी में है हम इनको सर्कुलर इकोनॉमी में नहीं ला पाते हैं। और उसके कारण जब ये हम प्रकृति को सौंपते हैं, या आप बोल सकते हैं जब हम किसी भी चीज़ का उपयोग करके उसको ऐसे ही कचड़े में फेंक देते हैं, तो वो जो है वो सारी चीज़ें पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं। वो सारी चीज़ें पूरी की पूरी इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल साइकिल में बहुत बड़ा एक डिसरप्शन पैदा करती हैं। और वो नोबल एंटिटीज जो है वो जो प्लैनेटरी बाउंड्री है वो हमने पूरी तरह से क्रॉस कर दी है, और उसके कारण फूड चेन, उसके कारण बायोडाइवर्सिटी, उसके कारण न्यूट्रिशन साइकिल, और उसके कारण सॉइल फर्टिलिटी और ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जिसको जो कि लिविंग प्लैनेट इंडेक्स को भी जिसने कम किया है। तो नोवेल एंटिटीज हैज कॉज्ड टू मच ऑफ बोला जाए कि पॉल्यूशन एंड टू मच ऑफ क्लाइमेटिक डिस्ट्रप्शन। सो नोवेल एंटिटीज भी की जो बाउंड्री है वो हमने क्रॉस कर दी है। तो कंक्लूजन में मैं ये बताना चाहूंगा कि 9 प्लैनेटरी बाउंड्री सिस्टम में आप देख सकते हैं कि क्लियरली 6 आउट ऑफ 9 प्लैनेटरी बाउंड्रीज हैव ऑलरेडी ब्रीच्ड। मतलब 9 में से 6 प्लैनेटरी बाउंड्री जो है वो पूरी की पूरी ब्रीच हो चुकी है, उसको हम क्रॉस कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से कोई एक प्लैनेटरी बाउंड्री यदि ब्रीच होती है तो हम पूरी तरह से खतरे में हैं। हम पूरी तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें मतलब हमारी डेथ के तरफ, हमारे प्लैनेट के कोलैप्स के तरफ हमको लेके जाती है। तो ये सारी बाउंड्रीज में से कोई एक भी ब्रीच होती है तो हम उसके तरफ बढ़ते हैं आगे, लेकिन हमने यहाँ पर 6 प्लैनेटरी बाउंड्री क्रॉस कर दी है। अब आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा ये खतरा पूरी धरती के ऊपर मंडरा रहा है, और आपको और हमारे जैसे और भी लोगों को इस बात की समझ ही नहीं है, इस बात की फिक्र ही नहीं है। तो मैं आपसे 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछना चाहूँगा। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है
कि ये जो 9 प्लानिटरी बाउंड्री है, क्या ये अभी भी रिवर्सिबिलिटी के स्टेट में है? क्या हम इसको वापस से रिवर्सिबल कर सकते हैं? ये मेरा पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये होगा कि क्या बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, क्या सिर्फ यही एक कॉज है ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस का? और जो मेरा तीसरा क्वेश्चन है वो ये है कि यदि ये प्लानिटरी बाउंड्री रिवर्सिबिलिटी की कंडीशन में है तो इसके लिए हमारे सामने चैलेंजेस क्या है और इसके लिए हमारे सामने सॉल्यूशंस क्या है? और जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि मैं आपसे ये चौथा क्वेश्चन भी आपसे ये पूछना चाहूँगा इस ग्राफ के अनुसार कि क्या आप आने वाली जनरेशन्स को, अपने ही बच्चों को, क्या आप जीने के लिए एक सुरक्षित धरती देना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? और जैसा कि मैंने आप वीडियो में डिस्क्राइब पहले से किया हुआ है कि आप अपने बच्चों के बारे में तो छोड़िए सोचना, आप अपने बारे में ही पहले सोचिए कि क्या आप आने वाले 20-30 साल तक अच्छे से जी पाएंगे इस धरती में और ऐसे ही वातावरण में। ये ग्राफ हमको क्लियरली ये एस्टेब्लिश करके दे रहा है। ये बाय द वे ये जितनी भी आप कलर्ड लाइंस इन ग्राफ में देख रहे हैं, ये अलग अलग एजेंसीज ने अपना अपना प्रेडिक्शंस किया है और लगभग दुनिया की सारी एजेंसी ये बोल रही हैं कि ये जो 1.5 डिग्री का पेरिस एग्रीमेंट का जो टारगेट है, ये 2030 से पहले ही पूरी दुनिया ब्रीच कर देगी। तो क्या आपको इसके बारे में नॉलेज है? क्या आपको इसके बारे में पता है? और आप इसके लिए क्या अपने निजी लेवल पे, आप अपने इसके निजी तौर पर क्या आप इसके लिए कुछ कर रहे हैं? ये मेरा प्रश्न है। और क्लाइमेट करेक्शन हम कब स्टार्ट करेंगे? तो ये बड़ा अच्छा, आप कहीं पर भी अपने नेट पर, अपने फ़ोन पर, अपने टीवी, लैपटॉप पे, कहीं पर भी इंटरनेट पे आप क्लाइमेट क्लॉक टाइप करिए, वहाँ पर आपके सामने एक क्लॉक खुलेगा और वो क्लॉक जो है वो काउंटिंग डाउन फैशन में चल रही है। और आज की डेट में आपके सामने जो टाइम लिखा हुआ है, उस टाइम के अनुसार हमारे पास 4 साल 125 दिन और कुछ घंटे बचे हैं इस 1.5 डिग्री सेल्सियस के टारगेट को लिमिट करने के लिए। तो मेरा आपसे प्रश्न यह है कि आप क्लाइमेट करेक्शन आज चालू करेंगे या 4 साल बाद चालू करेंगे? और क्लाइमेट चेंज, जिन लोगों को क्लाइमेट चेंज के लिए काम करना है, जिन लोगों को क्लाइमेट करेक्शन के लिए अपना काम करना है, उनके सामने जो सबसे बड़ा एक चीज आएगी वो ये है कि वो पहले क्लाइमेट चेंज को समझें। तो क्लाइमेट चेंज को बिना समझे कि ये क्लाइमेट चेंज हो कैसे रहा है, ये क्लाइमेट चेंज का मेन रूट कॉज क्या है, आप इसको करेक्ट नहीं कर सकते। तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि क्लाइमेट चेंज करेक्शन करने के लिए पहले आपको क्लाइमेट चेंज की मूलभूत इंफॉर्मेशन होना बहुत आवश्यक है। और इसके लिए आप अपने आप को अदर सोर्सेज से, आपको जहां से भी सोर्सेज मिल रही है, इंफॉर्मेशन मिल रही है, रेलेवेंट सोर्सेज, वहां से आप अपने आप को एजुकेट करिए। तो ये जो ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस हो रहा है, ये बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण हो रहा है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट आप सबको पता ही होगा क्या है। तो मैं आपको सिर्फ इसमें यह बताना चाहूंगा कि जो नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो हमारी लाइफ को सस्टेन करता है प्लानेट के ऊपर। ग्रीन हाउस गैसेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो यदि नेचुरली कहीं से इवॉल्व हो रही हो, कहीं से नेचुरली वो एयर में जा रही हो या सरफेस पे जा रही हो, तो वो ठीक है, क्योंकि वो हमारे पृथ्वी के तापमान को एडिक्वेट बना के रखती है ताकि उसमें जितने भी लाइफ फॉर्म्स है वो एग्जिस्ट कर सके। बट जो एनहेंस ग्रीन हाउस गैस है वो जो है वो इस पूरे प्लानेट को डिस्टर्ब कर रही, वो इस पूरे प्लानेट को तबाह कर रही है। और एनहेंस ग्रीन हाउस गैस जो है वो ह्यूमंस के द्वारा जनित है। वो हमने और आपने मिल करके ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन किया है और उसके कारण ये ट्रिपल प्लानेटरी क्राइसिस हो रहा है और ये एक बहुत बड़े खतरे की घंटी हम सबके ऊपर मंडरा रही है। तो मैं आपको बताना ये चाहूंगा कि मुख्यतः 3 ग्रीन हाउस गैसेस हैं जिनको हमें परवाह करने की आवश्यकता है। उसमें सबसे पहला नाइट्रस ऑक्साइड आएगा, जिसका ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 276 है, कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट। जो दूसरी ग्रीन हाउस गैस है, जो सबसे पोटेंशियल ग्रीन हाउस गैस है, वो है मीथेन, जिसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 30 है, कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट। और जो तीसरी सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस है जो कि वॉल्यूम में सबसे ज्यादा है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 1 है। तो ये तीनों ग्रीन हाउस गैसेस के जो सोर्सेज हैं, जो ह्यूमन मेड सोर्सेज हैं, इनको हमें कम करना होगा अपार्ट फ्रॉम द रेस्पिरेशन, क्योंकि रेस्पिरेशन तो सब प्राणी करेंगे ही। तो हम आने वाले वीडियो में ये देखेंगे
कि ये 3 ग्रीन हाउस गैसेस के मुख्य सोर्सेस क्या हैं और इसको हम कम कैसे कर सकते हैं। बट आपको अभी याद यही रखना है कि ह्यूमन एनहेंस्ड ग्रीन हाउस गैसेस इज द मेन कॉज ऑफ ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस। और ये 3 ग्रीन हाउस गैसेस को मैंने इन्वायरमेंट डोमेन और इकोलॉजिकल डोमेन में यदि हम ऊपर तौर से क्लासिफाई करना चाहें तो उसका क्लासिफिकेशन ये होगा कि इन्वायरमेंट के लिए जो सबसे बड़ी गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, और इकोलॉजिकली या इकोलॉजी पे प्रभाव डालने वाली जो 2 गैसेस हैं ग्रीन हाउस गैसेस, वो है नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन। तो जो मेन प्रॉब्लम है वो है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, जिसका रेट बहुत ज़्यादा है, और ग्रीन हाउस गैस सिक्वेस्ट्रेशन, जिसका रेट बहुत कम है। और जो मेन सॉल्यूशन हो सकता है इस ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस को कम करने का, वो है ग्रीन हाउस गैस सिक्वेस्ट्रेशन के रेट को इंक्रीज करना और ग्रीन हाउस गैस एमिशन रेट को कम करना। तो इस पूरे के पूरे फर्स्ट पार्ट के वीडियो में जो कंक्लूजन है वो ये है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस का सब डोमेन है। दूसरा कि 9 प्लैनेटरी बाउंड्री फ्रेमवर्क जो कि स्टॉकहोम रेजिलियंस सेंटर ने दिया है, वो फ्रेमवर्क जो है वो इस ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस फ्रेमवर्क को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है, और वो हमें और ज़्यादा डिटेल में सारी चीज़ें विस्तृत रूप से बताता है कि कौन कौन सी प्लैनेटरी बाउंड्री है, कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जिनको हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। जो तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है जो कि आप सबको ये मानना चाहिए कि आज की डेट में कोई भी वेदर पैटर्न चेंज, कोई भी क्लाइमेटिक चेंज यदि आ रहा है, कोई भी एक्सट्रीम वेदर के सिचुएशंस आ रही हैं, तो वो सारी सिचुएशंस जो है वो मानव के द्वारा जनित सिचुएशंस है, और इसीलिए हम इस चीज को एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। और जो चौथी और आखिरी चीज है वो ये है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो है वो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करते हैं, और उस ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि किस तरह से हम इस पूरे ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस को कम कर सकते हैं, और उसका रिलेशन एनिमल एग्रीकल्चर के साथ क्या है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम इस पूरे क्राइसिस को लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं, और इसके लिए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं, और आप अपने अन्य जो आपके संपर्क में लोग हैं उनकी क्या सहायता कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।